दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और ये बच्चे को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनके डिफरेंस को मैंने अवतार में भी बहुत डिटेल से लिख कर दिया है। ठीक है, यहाँ देखो, हार्ट ऑन द स्लीव के लिए मैं एक अच्छी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, इसका ओरिजिन आपको बताती। ठीक है, एप्पल के लिए जो जगह आती है जहाँ पर एप्पल ट्रीज उगाए जाते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? यूज करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली मीन्स नाउन के पहले। ठीक है, प्रीडिकेटिवली, प्रीडिकेटिवली मतलब वर्ब के बाद, सेंटेंस में बाद में, नाउन के पहले नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब आप एडजेक्टिव को, अमेजन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट्स में मैंने पहले बताई भी है, फिर से बता देती हूँ। रूट वर्ड से करेंगे तो बहुत आसान है। सेवरल के लिए रूट वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाइजीन की स्पेलिंग ये गिवन है, ये गलत है, सही स्पेलिंग होगी स्पाई एंड मोल में क्या डिफरेंस होता है। ये नया वर्ड है जो एसएससी ने ऑप्शन में भी दिया है, अदरवाइज ये वर्ड नहीं आया पहले। ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। बहुत अच्छा ये इडियम है और इसका ओरिजिन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका ओरिजिन है एंशिएंट रोम से। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में सीपीओ 2023 का जो 4 अक्टूबर को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, उसको करेंगे। ये 4th पेपर होगा हमारा। 3 पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, तो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। ये टेबल है जो आपको हर पेपर के स्टार्टिंग में मिलती है, जिसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो सभी यहाँ गिवन है। ठीक है, और सब में ये जो पैटर्न है ये सेम, ऐसे नहीं कि कभी 1 वर्ड फर्स्ट पे आ रहा है, कभी 1 वर्ड 5th पे आ रहा है, ऐसे नहीं है। ठीक है, 1 वर्ड हमेशा सबसे पहले है और 8 क्वेश्चन आए हैं। इडियम फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन हैं, सिनोनिम के 5 क्वेश्चन आए, एंटोनिम के 6, स्पेलिंग एरर 5। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेगा आपको। क्लियर? जैसे आप देखो, ग्रामर से टोटल 6 क्वेश्चन है और वोकैबुलरी से 34 क्वेश्चन है, यानी देखेंगे तो 68% पार्ट तो वोकैब का ही हो गया है और 6 क्वेश्चन आपका ये ग्रामर के हैं। जंबल इसमें सीपीओ में इस बार पूछे नहीं है। क्लोज टेस्ट, एक क्लोज टेस्ट पूछा है और एक पैसेज पूछा है। पैसेज इसमें देखने में, इस पेपर में देखने में थोड़ा लेंदी लगेगा आपको, बड़ा सा पैसेज है, लेकिन अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। तो पूरा पैसेज भी मैंने सॉल्व करवाया है, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से सॉल्व करवाया है मैंने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। पहले बिना किसी तैयारी के दिया हुआ कोई स्पीच, जो बात है उसके लिए आता है स्पोकन और डन, जनरली स्पीच के लिए आता है। वो क्या होगा, यहाँ देखो, इनॉग्रल होता है किसी चीज को इनिशिएट करना, शुरुआत करना, जैसे इनॉग्रेशन, राइट। इनिशिएटिव किसी चीज की पहल होती है। मैडन मतलब अपने आप में, देखो पहला एक मीनिंग तो इसका है ऐसी यंग वुमेन या गर्ल जिसकी शादी नहीं हुई हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कई बच्चे मैडन और स्पिंस्टर में कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास बहुत बार आते थे बच्चे, उसको भी कंफ्यूजन अभी दूर कर दूंगी। दोनों बिल्कुल अलग हैं, क्या थोड़ा सा डिफरेंस है वो बता दूंगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे एक्सटेम्पररी। ठीक है, एक्सटेम्पररी क्या होता है, जो स्पीच आप बिना तैयारी के देते हो। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड भी आता है इम्प्रॉम्प्टू, बिना किसी तैयारी के, बिना प्रीवियस प्रिपरेशन के, जो इम्प्रोवाइज है उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और ये बच्चे को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनके डिफरेंस को मैंने अवतार में भी बहुत डिटेल से लिख कर दिया है। ठीक है, यहाँ देखो, एक्सटेम्पररी में एक्स मीन्स आउट है, टेम्पो मीन्स टाइम है, मतलब टाइम नहीं दिया जाए जिस चीज के लिए और फिर वो चीज करनी हो। वही सेम इम्प्रॉम्प्टू में है, इनटू प्रॉम्प्ट, जिसको प्रॉम्प्टली आपने किया है बिना किसी तैयारी के, राइट। एक्सटेम्पररी और इम्प्रॉम्प्टू में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें आपको जो टॉपिक दिया जाता है, जिस चीज पे आपको बोलना है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है पहले से। ठीक है, लेकिन इम्प्रॉम्प्टू में आपको कुछ भी पता नहीं होता है। देखो, ये पूरा मैंने यहाँ पर डिटेल से अवतार में लिख कर भी दिया है, पेज नंबर 362 पे।
ठीक है। एक्सटेम्पररी क्या है? एक स्पीच है, प्रेजेंटेशन को रेफर करता है जो बिना तैयारी के दी जाती है, लेकिन स्पीकर को टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज होती है, थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि वो क्या कहना चाहता है। स्पीच काफी हद तक तो इम्प्रोवाइज्ड ही होती है, लेकिन थोड़ा बहुत पता होता है। पर इम्प्रॉम्प्टू में उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, ऑन द स्पॉट ही वो जो बोलता है वो बोलता है। ठीक है, ये हो गया इम्प्रॉम्प्टू। वैसे एक दूसरे के क्या है, ये सिनोनिम्स है। क्लियर? अब मैडन की बात करते हैं। मैडन का एक मीनिंग मैंने आपको बता दिया। मैडन का एक मीनिंग क्या है? अ यंग वुमेन और गर्ल हु इज नॉट मैरिड। अ यंग वुमेन और गर्ल हु इज नॉट मैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई हो। अब आप सोचेंगे कि मैम स्पिंस्टर भी वही होती है जिसकी शादी नहीं हुई हो। बिल्कुल सही बात है, स्पिंस्टर भी वही होती है, लेकिन वो क्या होती है? एज में ज्यादा होती है, यानी कि ओल्डर बोल सकते हैं उसको। ओल्ड एज हो चुकी होती है, यानी उसके शादी का टाइम लगभग निकल चुका होता है, उसके लिए आता है स्पिंस्टर। ये दोनों का डिफरेंस है। मैडन यंग वुमेन के लिए यूज होता है जिसकी अभी शादी नहीं हुई, शादी की उम्र होगी, शादी नहीं हुई है, राइट। और स्पिंस्टर जो है वो ओल्ड एज वुमेन के लिए यूज होता है जिसकी शादी करने की एज जो है वो निकल चुकी है। क्लियर है बच्चे? ये भी कुंवारी महिला है, ये भी कुंवारी महिला है। ठीक है। अब देखो, मैडन के और भी मीनिंग होते हैं। ठीक है, मैडन का मतलब होता है बीइंग ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट जो है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। जैसे मैडन वॉयज या मैडन जर्नी हो सकता है। बीइंग फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपने पहला जो है। ठीक है। अब देखो, जैसे किसी ने पहली बार शिप से ट्रैवल किया है तो वॉयज हो गया, पहली बार प्लेन से गया है तो जर्नी हो गया। ठीक है, तो जो पहली जर्नी है बाय शिप और बाय प्लेन क्या हो गया? मैडन। ठीक है। क्रिकेट आप लोग देखते हैं, और क्रिकेट में क्या होता है? मैडन ओवर होता है ना। क्या होता है मैडन ओवर? क्रिकेट में एक ऐसा ओवर जिसमें कोई भी रन स्कोर नहीं किया जाए, कोई भी रन स्कोर, कोई स्कोर नहीं बनाया जाए, उस ओवर को क्या बोलते हैं? मैडन स्कोर, है ना। और एक और वर्ड भी कई बार आता है, ये मैडन स्पीच। ठीक है, जो पार्लियामेंट में जो एमपी है उसका जो पहली बार जो वो स्पीच देता है पहला, उसको क्या बोलते हैं? मैडन। मैडन स्पीच हो गया, मैडन ओवर हो गया, मैडन वॉइस हो गया, मैडन जर्नी हो गया। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है वर्ड्स अगर इस तरह से हम पढ़ेंगे। अदरवाइज क्या होता है, बच्चा क्या करता है, पहले कहीं से तो मैडन को कुंवारी महिला पढ़ता है, फिर कभी उसको मैडन ओवर मिलता है तो वो पढ़ता है कि कोई रन स्कोर नहीं किया, वो ओवर, फिर वो कहीं से मैडन स्पीच पढ़ता है, कहीं पर वो वॉयज पढ़ता है। लेकिन यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ देती हूँ ताकि आपकी जो लर्निंग है वो एक साइंटिफिक वे में हो, सिस्टमैटिक वे में हो, ऐसे नहीं हैफेजार्ड, क्योंकि हैफेजार्ड में भी बहुत टाइम लग जाता है बच्चे का। जो लर्निंग का प्रोसेस है वो सही होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने अवतार में भी इस तरह से डिफरेंस लिख कर दिए हैं बच्चों को समझाने के लिए, बहुत इजी लैंग्वेज में लिख कर दिए हैं ताकि बहुत इजीली आपको समझ में आए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बार आ भी चुका है क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक ऑप्शन इसने नया दिया इस बार, अभी देखते हैं। जहां कॉइन्स बनते हैं, सिक्के बनते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं। अब आप बोलोगे मिंट पुदीना भी होता है। हाँ बिल्कुल, मिंट पुदीना भी होता है और मिंट इसको भी बोलते हैं। अब देखो, ये हो गया मिंट, ये होता है ट्रो। ये जो लॉन्ग नैरो सा कंटेनर है जिसमें एनिमल्स ड्रिंक या ईट करते हैं, खाते हैं, पानी पीते हैं, उसको ट्रो बोलते हैं। और ये नया वर्ड है जो एसएससी ने ऑप्शन में भी दिया है, अदरवाइज ये वर्ड नहीं आया पहले। राइट, ग्रोव, जो जहां पर फ्रूट ट्रीज उगते हैं उसको ग्रोव बोलते हैं। ठीक है, एप्पल के लिए जो जगह आती है जहां पर एप्पल ट्रीज उगाए जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, ये मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं देखा है तो बहुत अच्छी बार उसको देख के बता देना, नहीं तो खुद से आता है तो बता देना, लेकिन नहीं तो गूगल पे सर्च कर लेना। लेकिन आपको याद करना है, पढ़ना है और इसको फाइंड करना है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट,
समथिंग ऑफ मॉन्स्टर साइज और पावर, जो बहुत बड़ा मॉन्स्टर, जाइजेंटिक, बहुत बड़ा विशाल जो है, मैमथ जो है उस साइज का है, उसको क्या बोलेंगे? बल्क। बल्क से कंफ्यूज ना होना बच्चे, बल्क तो होता है भारी भरकम, किसी चीज का मोस्ट ऑफ द पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ समथिंग क्या होता है? बल्क होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। हैवी वेट तो होता है किसी भी इंसान या किसी थिंग का वेट ज्यादा होता है तो उसके लिए हैवी वेट आता है, ठीक है। अमेजन, अमेजन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट्स में मैंने पहले बताई भी है, फिर से बता देती हूँ। अमेजन का मीनिंग होता है अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन, ठीक है। तो अमेजन क्या थी? एक योद्धा थी, वॉरियर थी, जिनको धनुष चलाने में डिफिकल्टी होती थी। तो धनुष चलाने में डिफिकल्टी होती थी उनकी ब्रेस्ट की वजह से, तो वो क्या करती थी? वो अपनी राइट ब्रेस्ट को या तो जला देती थी या काट देती थी, ठीक है। उनको क्या बोला गया? अमेजन। अमेजन मतलब विदाउट ब्रेस्ट। अब रूट वर्ड से आप देखोगे तो ए मतलब होता है नॉट या विदाउट, और मेजोस का मतलब क्या है? ब्रेस्ट। विदाउट ब्रेस्ट क्या बना? अमेजन। और इसकी पूरी कहानी मैंने आपको अवतार में दी है, ये स्कैन कोड है उस शॉर्ट्स का जहां पर मैंने समझाया है अमेजन को, क्लियर। और ये आपकी आया हुआ भी है वर्ड, क्लियर। तो जो ग्रीक मिथोलॉजी में जो फीमेल वॉरियर है उसको क्या बोला गया? अमेजन, जो अपनी राइट ब्रेस्ट को या तो जला देती थी या काट देती थी क्योंकि उसको धनुष चलाने में डिफिकल्टी ना हो, है ना इंटरेस्टिंग। हाँ, अब आया, वापस आते हैं। अब ऑप्शन बचा हमारे पास बिहीमथ, राइट आंसर हो जाएगा बिहीमथ। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आता है जो बड़े साइज का हो। मैमथ है, जाइजेंटिक है, विशाल, बड़ा, मॉन्स्ट्रस, बिहीमथ। नेक्स्ट, हाँ, अ लिस्ट ऑफ सोर्स मटेरियल दैट आर यूज्ड और कंसल्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ वर्क और दैट आर रेफर्ड टू इन द टेक्स्ट, ठीक है। अब इन सभी में बिब्लियो तो कॉमन है। बिब्लियो किसके लिए आता है? बिब्लियो रूट वर्ड आता है किसके लिए? बुक्स के लिए। बिब्लियो रूट वर्ड किसके लिए आता है? बुक्स के लिए। बिब्लियोफाइल क्या हो जाएगा? लवर ऑफ बुक्स। बिब्लियोफाइल क्या है? लवर ऑफ बुक्स। बिब्लियोथीका कलेक्टर ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, कलेक्टर ऑफ बुक्स के लिए बिब्लियोथीका आ जाएगा, ठीक है। बिब्लियो मैमवा, इसको मैमवा प्रोनाउंस करते हैं। ये एक मैमवा है कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ रखी हैं, उस मैमवा के लिए बिब्लियो मैमवा आ गया, राइट। राइट आंसर होगा बिब्लियोग्राफी। जो लिस्ट सोर्स मटेरियल जिनको यूज किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ ए वर्क, उसके लिए क्या आएगा? बिब्लियोग्राफी, क्लियर। नेक्स्ट, एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम। रूट वर्ड से करेंगे तो बहुत आसान है। सेवरल के लिए रूट वर्ड आ गया मल्टी। मल्टी हम सभी जानते हैं, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। मल्टी फेसेटेड मतलब उसके बहुत सारे फेस हैं। मल्टी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में टैलेंट है। मल्टी मतलब ज़्यादा, सेवरल, तो मल्टीटास्किंग काम कर सकता है, ठीक है। यूनिटास्किंग मतलब वन टास्क कर सकता है एक टाइम पे। इंडाइटमेंट क्या होता है कि किसी पे एक्यूज लगाना, किसी क्राइम का अभियोग लगा देना, ठीक है। द एक्ट ऑफ अक्यूजिंग समबडी ऑफ अ क्राइम, इंडाइटमेंट होता है, राइट। आंसर तो हो गया मल्टीटास्किंग। ब्लास्फेमी, जो ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में जो प्रोफेन टॉक है, जो ईश्वरीय निंदा है, दैट इज ब्लास्फेमी। नेक्स्ट, द कंपल्शन टू टेल लाइज। मैनिया गिवन है, यानी कि एक मेंटल प्रॉब्लम है, ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन किस चीज का? फायर का, फायर लगाने का, पायरोमैनिया हो गया। मिगैलोमैनिया, मिगैलो मतलब होता है लार्ज, जो समझता है कि मैं बड़ा हूं, मेरी इंपॉर्टेंस है, ऐसा ऑब्सेशन हो जाना मिगैलोमैनिया हो गया, राइट। तो राइट आंसर होगा मिथोमैनिया। मिथो का मतलब क्या होता है? लाई, तो झूठ बोलने का जो कंपल्शन, जो मेंटल डिसऑर्डर है, दैट इज मिथोमैनिया। नेक्स्ट, someone who pretends to have certain moral standards while secretly that person practices those very moral lapses। ये मैंने 2 बार ये वर्ड करवा दिया है,
पाखंडी जो होता है, जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, आप उससे बहुत 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 नीचे है वो, उसके मोरल्स उससे बहुत गिरे हुए हैं, वो शो कर रहा है पाखंड पर वो वैसा नहीं है। इसके लिए हमने किया था हिपोक्रेट। हिपो मीन्स अंडर, क्राइसिस मतलब जज, आप उसको जिस देख के जज कर रहे हो वैसा नहीं, उससे बहुत अंडर है वो, हिपोक्रेट पाखंडी। सिनर जो सिन करता है, पाप करता है, एरर करता है। एक्टर जो एक्ट करता है। और स्पाई मतलब होता है जासूस, स्पाई। एंड एक वर्ड और है मोल। मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछने का बहुत मन कर रहा है, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन पूछती हूँ फिर वही आंसर बता देती हूँ, है ना। और मेरा मन कर रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ लूँ और आप रिप्लाई ज़रूर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि स्पाई एंड मोल में क्या डिफरेंस होता है। स्पाई एंड मोल में क्या डिफरेंस होता है, मैं एक हिंट दे देती हूँ। ये है मोल, ठीक है, और ये है स्पाई। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑल मोल्स आर स्पाइस, सारे मोल स्पाई हैं, बट ऑल स्पाइस आर नॉट मोल्स। ठीक है, ये मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया। अब तो आपको रिप्लाई करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, A person who does not eat any animal product, एनिमल प्रोडक्ट जैसे दूध दही जो एनिमल प्रोडक्ट है उसको भी यूज नहीं करता है। वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन तो वेजिटेबल्स खाता है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करता है, उसको बोलते हैं वीगन। वेजिटेरियन और वेजी इज इक्वल, इसी को वेजिटेरियन को शॉर्ट फॉर्म में वेजी बोलते हैं। नॉन वेजिटेरियन होता है। नेक्स्ट, वी हैव सेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लेटर, हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लेटर भेजा है, राइट। दैट शुड मेक देम सिट अप एंड टेक नोटिस, मतलब अब उनको इसको कंसीडर करना पड़ चाहिए। टेक नोटिस का मतलब होता है किसी चीज को कंसीडर करना, आंसर, ठीक है। टू बिकम अवेयर ऑफ, गिव अटेंशन देना, ध्यान देना, हीट देना, अटेंशन। नोटिस क्या होता है, टेक नोटिस। नेक्स्ट इडियम, आवर डायरेक्टर टुक अ मीटिंग एंड आस्क अस टू एक्सप्रेस आवर व्यूज ऑन, में हमारे डायरेक्टर ने एक मीटिंग ली और हमसे पूछा कि हम अपने व्यूज बताए किस पे, न्यू HR पॉलिसी पे, ठीक है। तो ईडियम की बात करें तो सिंपली द बैंड वैगन, तो वो बैंड वैगन जो व्हील होती है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। हुक, तो एक हुक होता है जिसपे वो जनरली नॉनवेज में जो लटकाते हैं उस टाइप का हुक है, उसको बोलते हैं। अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव हो गया। राइट आंसर होगा प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है किसी चीज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ समथिंग, गुड एंड बैड पार्ट ऑफ समथिंग, advantage and disadvantage of something, good and bad part of something is the pros and cons, ठीक है। The advantage and disadvantage of something. We looked at the financial pros and cons of the deal. Deal करने के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, that is the pros and cons of something. Next, he got a burst of energy and started digging again. उसको बहुत नई एक ऊर्जा मिल गई, बर्स्ट हो गई, इसके एनर्जी बर्स्ट हो रही है उसके अंदर, और उसने दोबारा खोदना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो, टुक बुल बाय द हॉर्न्स, बुल है उसके हॉर्न्स से ही उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देना, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम, किसी डिफिकल्टी को, तो डिफिकल्ट पार्ट है उसी से आगे बढ़ के उसका सामना करना, क्या होता है, टेक बुल बाय द हॉर्न्स। तो ये तो नहीं होगा। अ फैंसी टू समवन, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, ये भी नहीं होगा। हार्ट ऑन द स्लीव, ये बड़ा अच्छा इडियम है, ठीक है। इसका मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने ऑब्वियस कर देना, अपरेंट कर देना, हार्ट की बात बता देना, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। राइट आंसर है सेकंड विंड। सेकंड विंड का मतलब होता है अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी, क्लियर। नया जोश, नया जोश नहीं एनर्जी के लिए आता है सेकंड विंड। ही सडनली गॉट हिज सेकंड विंड एंड वाज एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करने की एनर्जी आ जाए, सेकंड एनर्जी, मतलब पहले वाली एनर्जी तो यूज करते करते बहुत थक गई थी, बोरियत हो गई थी,
सेकंड दूसरी एनर्जी मिल गई, यानी कि वापस से एनर्जाइज हो गया। हाँ, अब आते हैं हार्ट ऑन द स्लीव। हार्ट ऑन द स्लीव के लिए मैं एक अच्छी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, इसका ओरिजिन आपको बताती हूँ। पहले जो था, पहले क्या होता, मिडिल एजेस के आसपास की बात है, ये क्या होता था कि यहाँ हॉर्स पे बैठ के, ये जो नाइट्स होते थे, नाइट्स, इनमें एक ये गेम होता था, इस गेम को बोलते थे जाउस्ट। ठीक है, इस गेम में क्या करना होता था, ये जो लॉन्ग स्टिक है, इन दोनों के पास एक एक स्टिक है, इस स्टिक से ये हॉर्स दौड़ता और इन स्टिक से एक दूसरे को से लड़ना होता था, गिराना होता था। ठीक है, दूसरे को गिराना होता था, ये मान लो। ठीक है, इसमें ये स्टिक रहती थी लॉन्ग, इससे इनको करना होता था। फिर क्या होता, स्लीव जो है, जैसे स्लीव्स, हम ये जो स्लीव है, तो पहले टाइम में स्लीव जो है वो हमारे हाथ को जो कवर करता, आर्मर, ये जो आर्मर होता है ना, आर्म को जो कवर करता है, आर्म, इसको स्लीव्स उसमें कंसीडर करते थे। ठीक है, तो आर्मर के ऊपर जो है, जैसे कि ये गेम खेल रहे हैं, है ना, और इस कंपटीशन, ये कोई कंपटीशन है जिसमें किसी राजकुमारी के लिए कंपटीशन है, इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अब उस राजकुमारी इस वाले के फेवर में है ना, तो राजकुमारी अपना स्कार्फ उतार के इसको दे देती और ये अपनी स्लीव्स पे आर्मर के ऊपर उसको बांध लेता, और इससे दूसरे लोगों को ये पता चल जाता कि आज राजकुमारी इसको चाहती है, राजकुमारी के दिल में ये है। तो अपना हार्ट है वो राजकुमारी ने कहाँ बांध दिया, उसकी स्लीव्स पे बांध दिया। यानी कि उसने क्या कर दिया, अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को सबके सामने छुपाने के बजाय, राजकुमारी के मन में है उसने नहीं छुपाया, उसने सबको बता दिया कि मेरे दिल में, मेरे हार्ट में ये है, ये वाला। क्लियर है? तो वहां से ये इडियम क्या बन गया, हार्ट ऑन द स्लीव। है ना इंटरेस्टिंग? अब कभी भूलोगे? भूल ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है ना मजेदार? नेक्स्ट, ओपन योर हार्ट। ओपन योर हार्ट मतलब अपना हार्ट खोल कर रख देना, यानी कि अपनी डीपेस्ट, बोलते हैं ना, उसने अपना दिल खोल कर रख दिया, दिल खोल कर रख दिया। इसके लिए भी आता है हार्ट ऑन द स्लीव्स के लिए। ठीक है, और ओपन योर हार्ट का मतलब होता है कि अपनी डीपेस्ट जो फीलिंग है उसको शेयर कर लेना, ओपन कर देना दूसरे की, बताना कि या तुम अपना मन खोल के बताओ मुझे क्या बात है। ठीक है, शेयर योर डीपेस्ट फीलिंग्स। शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, यू फील यू कैन रियली ओपन योर हार्ट टू हर। तो वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तुम अगर फील करते हो तो तुम उसके सामने अपना दिल, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, द कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम्स बट नाउ इट इज फिलिंग द ब्लैंक। ठीक है, अब देखो, कंपनी की इनिशियल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब यहाँ बट के कॉन्ट्राडिक्शन से हमें पता चल रहा है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन की बात है। पहले प्रॉब्लम्स थी लेकिन अब अच्छा हो गया है, तो उसके लिए आएगा फ्लाइंग हाई। क्या आएगा? फ्लाइंग हाई, यानी कि कंपनी अब जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। पहले कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स थी लेकिन अब सब सॉर्ट आउट हो चुका है और वो बहुत प्रोग्रेस कर रही है। क्लियर है? अब देखो दूसरे आप देखते हैं, फ्लाइंग द नेस्ट। यानी फ्लाइंग द नेस्ट का मतलब होता है, यंग बर्ड्स के लिए देखें या किसी आगे पर्सन के लिए देखें, तो अपना घर छोड़ के मतलब दूसरी जगह नया होम सेट करने के लिए चले जाना, फ्लाइंग द नेस्ट हो गया। फ्लाइंग अ काइट, गो फ्लाई अ काइट मतलब होता है जैसे जब कोई इंसान आपको परेशान कर रहा हो, आप किसी से इरिटेट हो रहे हैं, अनॉय कर रहा हो, तो अपन बोलते हैं, जाने के लिए बोलते हैं कि जाओ काइट उड़ाओ। ठीक है, तो वो है फ्लाइंग अ काइट। नेक्स्ट, टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। क्या होता है? फ्लाइंग हाई, बोलते हैं ना वो आसमान में उड़ रहा है, मतलब बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। नेक्स्ट, बर्न वंस ब्रिजेस। बहुत अच्छा ये इडियम है और इसका ओरिजिन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका ओरिजिन है एंशिएंट रोम से। एंशिएंट रोम में क्या होता था, जब रोमन्स किसी दूसरी जगह जाते थे अटैक करने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो वो जिस नदी के ऊपर से जाते थे, यानी नदी है, नदी के ऊपर ब्रिज है, जिस ब्रिज के ऊपर से जाते थे, वो ब्रिज से उतरने के बाद जब सेना उतर जाती थी वहां से, तो ब्रिज को जला देते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि अब आपका दिमाग सिर्फ जीतने के बारे में सोचे, पीछे मुड़ने के सारे रास्ते या पीछे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब पीछे तो जा नहीं सकते हैं, तो जो है वो सामने क्या है, दुश्मन है, तो उससे वो पूरी एनर्जी से लड़ना है उनको और जीतना है। तो ये पीछे जाने के सारे रास्ते बंद कर देना क्या होता है? बर्न वंस ब्रिजेस।
ठीक है, वर्किंग वेरी हार्ड नहीं होगा, ओवरनाइट सक्सेस नहीं होगा, अटैक नहीं होगा। राइट आंसर होगा इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट। ठीक है, ये हो जाएगा पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर देना। बर्न वंस ब्रिजेस, डू समथिंग विच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट। अर्लियर स्टेट पर जाना पॉसिबल ही नहीं बचा है। नेक्स्ट, माई हैंड्स आर फुल। सिंपल है, माई हैंड्स आर फुल का मतलब है कि मेरे पास बहुत सारा टास्क, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा काम है, मेरे हाथ भरे हुए, मतलब मेरे हाथों में बहुत सारा काम है बस। अब टायर्ड, स्वॉलन, फिल्ड अप नहीं है, यानी कि बहुत सारा काम है, यानी मैं क्या हूँ, बहुत ही बिजी हूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास बहुत सारा काम है। आई हैव गोट माई हैंड्स फुल राइट नाउ विद द सिक बेबी, यानी सिक बेबी। बच्चा जब बीमार होता है ना तो बहुत सारे काम आ जाते हैं, बहुत सारे। वो एक अकेला ही अपने आप में बहुत सारे काम हमें दे देता है। मैं इस फेज से गुजरी हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, बॉयल द ओशन। ओशन में को बॉयल कर देना, ओशन में आग लगा देना, यानी उसको बॉयल करना, यानी ऐसा टास्क पॉसिबल है कि जो समुद्र है आप उसको बॉयल, कोई वाटर थोड़ी है जो आप बॉयल कर दोगे, यानी कि ऐसा टास्क जो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, उसके लिए आता है बॉयल द ओशन। ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। ठीक है, इजी था, बहुत ही असंभव कार्य को करना। अब यहाँ पर कैसे कर देगा, ओशन को बॉयल कर ही नहीं सकता ना, वो थोड़े से पार्ट थोड़ी है, बहुत बड़ा होता है ओशन। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैड टू वर्क लेट इन द नाइट। ये हम पहले भी कर चुके हैं। मिडनाइट ऑयल मतलब अभी तो हमारे पास लाइट्स है और इन्वर्टर, जनरेटर, बहुत सारी फैसिलिटी होगी। पहले के लोग कैसे, पहले के लोग बेचारे दिए की रोशनी में पढ़ते थे, यानी कि वो रात को लेट तक वो दिया जलाकर उस ऑयल से पढ़ना, यानी कि लेट नाइट में बहुत मेहनत करना, क्योंकि दिन में तो रोशनी रहेगी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, इसीलिए रात से जोड़ा गया है ये। ठीक है, तो हो गया टू टर्न द मिडनाइट ऑयल। सिंपल है, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब टू स्टे अवेक लेट एट द नाइट टू फॉर वर्क और स्टडी पढ़ने के लिए, काम के लिए देर रात तक जागना। ठीक है, नेक्स्ट, यू मस्ट लाई इन द बेड यू हैव मेड। तुमने जो बेड बनाया है उसी पे तुम्हें क्या, लेटना होगा। यू मस्ट लाई इन द बेड यू हैव मेड। ठीक है, यानी कि जो भी एक्शंस आप करोगे उसका रिजल्ट आपको ही भुगतना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही बेयर करने पड़ेंगे। जैसे स्लीप इन योर ओन बेड, बी कॉन्टेंटेड। कॉन्टेंटेड मतलब सेटिस्फाइड, ये नहीं होगा। स्लीप ऑन द बेड यू मेड योर सेल्फ, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, क्योंकि इडियम्स का जनरली लिटरल मीनिंग होता नहीं है। सो राइट आंसर आएगा ए, फेस द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ओन एक्ट्स। हम अपने खुद के एक्ट्स के जो कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब बोलते हैं ना दूसरों के लिए करेगा तो खुद ही पछताएगा। तो आप जो भी एक्शंस आप करोगे, ऐसे आपने बेड बनाया जैसे कि उस पर आपको खुद ही लेटना पड़ गया है। ठीक है, तो हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, अगर हम किसी के लिए भी बुरा सोचते हैं तो इंसान, अगर किसी के दुख में खुश होते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो परमात्मा ये चीज़ देखता है और परमात्मा हमें वही देता है जिसमें हम खुश होते हैं। ये चीज़ ध्यान, तो किसी के दुख में, किसी की परेशानी में, किसी के फेलियर में खुश नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो कर्मों का फल भोगना, टू मेक अ डिसीजन एंड टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दोज डिसीजन। तुमने ये बेड बनाया, अब तुम ही इस पे सो, यानी कि तुमने जो काम किया उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम का क्वेश्चन है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो नेचुरली हो जाता है, जो प्लान्ड नहीं है, नॉट प्लान्ड। ठीक है, नॉट प्लान्ड, डन नेचुरली, जो नेचुरल है, इंस्टिंक्टिव है, जो बहुत ही। ठीक है, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित हो गया, एग्जॉस्टिव मतलब थॉरोली हो गया, पूरी तरह से, कंप्लीटली, थॉरोली। एक्विजिटिव यानी क्यूरियस, जिज्ञासु। क्या होता है? क्यूरियस, जिज्ञासु। राइट आंसर हो जाएगा इंस्टिंक्टिव।
इंस्टिंक्टिव, इम्पल्सिव, ठीक है, ये सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा प्लान्ड, डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के कोई चीज करना, प्लानिंग से कोई चीज करना, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है इवॉल्व, ठीक है, इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप होना, प्रोग्रेस होना, ग्रो करना, इमर्ज होना, ठीक है, इमैनेट इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। डिमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, एनिहिलेट हो जाना, खत्म हो जाना, क्रश हो जाना, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना। कंसील मतलब हाइड, छुपा हुआ, कंसील्ड क्या होता है, हाइड। सेंसर, सेंसर होता है वो एक पर्सन जो फिल्म, मूवीज, बुक में कोई भी ऐसा इमोरल, ऑफेंसिव कोई पार्ट है तो उसको हटाता है, सेंसर बोर्ड, है ना, तो वो होगा नहीं, राइट आंसर हो जाएगा इमेनेट। नेक्स्ट बीहोल्ड, बीहोल्ड मतलब लुक, रिगार्ड, लुक के लिए आता है बीहोल्ड, तो इसका सिनोनिम हो गया फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट होता है लकी, सौभाग्य, लकी, ठीक है। प्रिडिक्ट मतलब पहले से किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट करना। प्री मतलब पहले, डिक्ट माने टू स्पीक। बर्डन मतलब बर्डन, प्रेशर हो ही गया है। नेक्स्ट, अ गस्ट ऑफ विंड केम अब्रप्टली एंड आवर सेंट कासल टोपल्ड, एकदम जो हवा का झोंका अचानक से सडनली आया और हमारी सेंट कासल क्या हो गई, टोपल्ड हो गई। टोपल्ड का मतलब होता है इस तरह से गिरने की कंडीशन में आ जाना, ठीक है। तो इसके लिए देखो टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है कहीं पहुंच जाना, अराइव, तो ये तो नहीं होगा। ब्लू ये सेकंड फॉर्म है, ये हो गया ब्लो, ब्लो आउट का मतलब होता है अचानक से फूट पड़ना, सडन बर्स्ट हो जाना। रन आफ्टर किसी चीज के पीछे भागना, परस्यू करना उसको, ठीक है। राइट आंसर होगा टम्बल डाउन। टम्बल डाउन का मतलब होता है बहुत ही पुराना हो जाए और ऐसी कंडीशन में आ जाए, फॉलिंग डाउन की कंडीशन में, उसको बोलते हैं टम्बल डाउन। सो राइट आंसर हो जाएगा टम्बल डाउन। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है यहाँ पर एमिएबल, एमिएबल में रूट वर्ड एम क्या है, लव, तो ठीक है, लवेबल, फ्रेंडली, चीयरफुल, एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल, फ्रेंडली, जोवियल, ठीक है, चीयरफुल, प्लेजेंट, जो लवेबल, ये सब क्या हो जाएंगे एमिएबल के सिनोनिम्स। तो यहाँ पर देखो सिंपल मतलब सिंपल है, एकेडमिक रिलेटेड टू एकेडमिक्स हो गया, स्ट्रिक्ट मतलब जो स्ट्रिक्ट है, नॉट लीलियंट, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा है, ठीक है, डिफंक्ट का एंटोनिम पूछा है। डिफंक्ट का मतलब होता है जो एक्सटिंक्ट हो गया है, जो लुप्त हो चुका है, नॉट फंक्शनिंग है, जो अभी फंक्शनिंग में नहीं है, जो अभी काम में नहीं आ रहा है, खत्म हो गया है, फंक्शन में नहीं है। क्योंकि रूट भी देखो फंक्ट मतलब तो क्या हो गया, फंक्शन, और डी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, डिस्ट्रॉय या कैरी आउट से बोल सकते हैं, यानी कि अब उसका फंक्शन जो है वो फिनिश हो गया है, डी हो गया फिनिश, ठीक है, उसको बोलेंगे डिफंक्ट, ठीक है। स्टोइसिज्म, स्टोइक हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन है, ऐसे बिलीफ, ऐसे सिद्धांत को बोलते हैं स्टोइसिज्म, तो ये नहीं होगा। कॉन्वुलेटेड क्या है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, ट्विस्टेड है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, वो कॉन्वुलेटेड हो गया। रिडंडेंट क्या होता है, रिडंडेंट होता है नॉट नीडेड, जिसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉट नीडेड, या नॉट यूजफुल, जो अब यूजफुल नहीं है, नीडेड नहीं है, वो क्या हो गया रिडंडेंट। जैसे किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कई बार किसी कोई ऐसी जॉब, ऐसी पोजीशन हो जाती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, यूजफुल नहीं होती है, वो रिडंडेंट हो जाती है। राइट आंसर होगा एक्सटेंट, ठीक है, जो लुप्त नहीं है, अभी है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक्सटेंट है। वेग, वेग है मतलब धुंधला, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, नॉट डेफिनेट, नॉट क्लियर, नॉट डेफिनेट, एम्बिगुअस, नॉट क्लियर, नॉट डेफिनेट, एम्बिगुअस जो होता है, एम्बिगुअस है, ड्यूबियस है, उसको क्या बोलते हैं, वेग। क्लियर,
यहाँ देखो, एलिगेंट क्या होता है? स्टाइलिश, स्मार्ट स्टाइलिश के लिए आता है एलिगेंट। रीगल क्या होता है? रॉयल, रिलेटेड टू रॉयल, किंग। ड्वार्फ मतलब स्मॉल, मच स्मॉलर, बोना, मच स्मॉलर इन साइज, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाए? एग्जैक्ट, डेफिनेट हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट, ब्रेव। ब्रेव मतलब जो बहादुर है, जो फियरलेस है, जो गैलेंट है, जो इंट्रैपिड है, जो बोल्ड है, जो ऑडेशियस है, जो एडवेंचरस है, उसको क्या बोलेंगे? ब्रेव। तो जो दब्बू है, टिमिड है, मीक है, कावर्डली है, वो क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम? एलिगेंट तो स्टाइलिश हो गया, कॉर्डियल मतलब जिससे हम मिलनसार है, जो इमिएबल है, वही कॉर्डियल हो जाएगा, जिससे हमारा हार्ट जुड़ा हुआ है। करेजियस इसका सिनोनिम हो जाएगा साहसी। पर पूछा क्या है? एंटोनिम। यहाँ पर कई बार जैसे ब्रेव देखते ही जब कई बार बच्चा एंटोनिम नहीं देख के माइंड में सिनोनिम चल रहा है, ऑप्शन दिखाई देता है, तो वो करेजियस पे आंसर कर देता है। तो ध्यान रखना, ये जनरली आपके साथ में इस तरह से एग्जामिनर आपके माइंड से खेलता है कि आप कितने कॉन्सेंट्रेट हो, राइट। तो यहाँ एंटोनिम में सिनोनिम का आंसर देना, सिनोनिम में एंटोनिम का इसीलिए दिया जाता है कि कुछ बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो सिली मिस्टेक नहीं करनी है बच्चे, बहुत टफ कंपटीशन है और एक एक क्वेश्चन के ऊपर मारा मारी है। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट बनना है, कॉन्सेंट्रेट रहना है, ठीक है। क्रेडिट, ये तो सिंपल है, क्रेडिट और डेबिट, DR और CR कॉमर्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। लिटिगेट मतलब किसी चीज को प्रोसिक्यूट करना, कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाना, और प्रोसिक्यूट अपील के लिए लिटिगेट आता है। इंस्टॉल करना, इंस्टॉल हो गया। इम्प्यूट मतलब एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डेबिट, क्रेडिट और डेबिट, लेनदार देनदार। नेक्स्ट, हिंड्रेंस का यहाँ पर एंटोनिम पूछा है, ठीक है। हिंड्रेंस, ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू हो गई, बहना। हिंड्रेंस होता क्या है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। हिंड्रेंस होता है ऑब्स्टेकल, बाधा, बैरियर, बाधा, बैरियर, रुकावट, इम्पेडिमेंट, ये होता है हिंड्रेंस, राइट। तो अब कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ब्रिंगिंग, ब्रिंग करना हो गया। रिफ्रेश करना, रिफ्रेशिंग। राइट आंसर हो जाएगा रिलीफ, हेल्प, रिलीफ, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट, डिमोलिश। डिमोलिश क्या होता है? अभी अभी हमने किया था, डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, ठीक है। एनिहिलेट भी दिया हुआ है, सिनोनिम है ये, ठीक है। एंटोनिम पूछा है, डिमोलिश करना, किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, क्रश कर देना, डिवेस्टेट कर देना, ठीक है, डिस्ट्रक्ट कर देना, ठीक है। इंफीरियर क्या होता है? जो लोअर इन रैंक और पोजीशन, लोअर इन रैंक, पोजीशन, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या होता है? इंफीरियर, ठीक है। अनमेथोडिकल, जो नॉट मैथोडिकल है, इसका अपोजिट हो जाएगा फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बनाना, मेकअप करना। मेकअप वो मेकअप नहीं है, ठीक है। मेकअप किसी चीज मनगढ़ंत बनाने के लिए आता है मेकअप, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। बीच, रोलिंग, ट्रैंक्विल और सूदिंग। सूदिंग बिल्कुल सही है, बीच बिल्कुल सही है, रोलिंग बिल्कुल सही है। ट्रैंक्विल जो होता है काम, प्लेजेंट, पीसफुल, उसके लिए आता है TRANQUIL, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल क्या होता है? पीसफुल, पीसफुल एंड काम। सीरीन, पीसफुल, काम क्या होता है? ट्रैंक्विल। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है यहाँ पर। चेंज सही है, सर्कस सही है। हीड, हीड मतलब होता है केयर, अटेंशन, ध्यान देना, नोटिस करना होता है हीड, अटेंशन, नोटिस, ठीक है।
यहाँ गलत स्पेलिंग है थ्रैश्ड। थ्रैश्ड का मतलब होता है बीट अप करना, क्रश करना, पीटना, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, क्लिक मतलब क्लिक करना, कम्बरसम, कम्बरसम का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, जटिल। कैरिकेचर, जो फनी क्रिएचर्स एग्जेजरेटेड वे में न्यूज़पेपर में वहां देखते हैं कैरिकेचर्स होते हैं। राइट आंसर होगा क्यूमुलेटिव, क्यूम्यूलेटिव, ए यू आएगा यहाँ ओ की जगह, ओ नहीं आएगा, क्या आएगा यू, क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटिव, ठीक है। क्यूमुलेटिव क्या होता है, जो पुराना है प्रीवियस वन में ऐड किया हुआ, ठीक है, अमाउंट जो भी क्या है पहले से आगे, आगे से आगे उसको ऐड किया हुआ है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है यहाँ पर, डिप्लोमैट्स बिलीव दैट ब्यूरोक्रेटिक डिलेज आर इनएविटेबल, इनएविटेबल जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, वो क्या होता है इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड नहीं किया जा सके, ठीक है। इनएविटेबल ये तो नहीं होगा, इनएविटेबल सही है। बिलीव की स्पेलिंग BLIEVE होता है। ब्यूरोक्रेटिक ये वाली स्पेलिंग सही है, BUREAUCRATIC, ब्यूरोक्रेटिक। नेक्स्ट, इस तरह के स्पेलिंग एरर्स भी दिए थे, बहुत ही लेंदी लग रहा है देखने में, बहुत ही बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन इजी है, ठीक है ना, इजी है। कैसे देखो, इसमें आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद में आपको ये देखना है कि कौन से सेंटेंस में कौन से वर्ड में एरर है, स्पेलिंग की एरर है, उसको क्लिक करना है, उसको टिक करना है ABCD में से। तो गुड न्यूज़ इज दैट वेस्ट मैनेजमेंट टू कीप सिटीज क्लीन इज नाउ गेटिंग अटेंशन थ्रू द स्वच्छ भारत मिशन। द स्प्रेड ऑफ वेरियस डिजीज की सही है, इंट्रिकेटेडली सही है, लिंक टू द डिटोरियोरेटिंग स्टेट ऑफ पब्लिक हेल्थ कंडीशन, ये भी ठीक है। कीपिंग सिटीज क्लीन एंड फ्री ऑफ जर्म्स इज पर्टिकुलरली एसेंशियल फॉर कीपिंग देयर रेजिडेंट्स हेल्दी, ये भी ठीक है। आर हेल्थ डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन आर न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाइजीन की स्पेलिंग ये गिवन है, ये गलत है, सही स्पेलिंग होगी HYGIENE। अब बच्चा ये सोच रहा है कि मैम ऐसे हम कितनी स्पेलिंग पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, तो बच्चे मैंने पहले भी बताया है, अब दोबारा बता देती हूँ, स्पेलिंग में भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और आपकी बुक अवतार में मैंने स्पेलिंग के अलग से कॉन्सेप्ट दिए हैं पीछे, ताकि बच्चा स्पेलिंग को भी कॉन्सेप्ट से याद करे, कॉन्सेप्ट से सीखे, क्योंकि बच्चे के पास इतना सारी चीज़ें पढ़नी है, उसको इंग्लिश में भी बहुत सारी ग्रामर भी पढ़नी है, वोकैब भी पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है, उसको मैथ्स भी पढ़नी है, जीके रीजनिंग, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो जब तक हम उसको कॉन्सेप्ट्स नहीं देंगे, रटने के लिए बोलेंगे तो कहाँ तक रटेगा, नहीं रट सकता ना, जीके भी रटना है उसको। तो यहाँ पर स्पेलिंग्स को भी कॉन्सेप्ट से सीखना है, और आपकी बुक में भी दिया है मैंने, और स्पेलिंग एरर की फ्री PDF भी दी है, फ्री PDF भी है आपके नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है IE का, IE का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, किसी भी सेंटेंस में I पहले, किसी भी वर्ड में I पहले आएगा, E बाद में आएगा। इसको याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, I माने इंसान, I यानी मैं, और E को आप याद कर सकते हो एलिफेंट से, यानी कि इंसान पहले जानवर बाद में। हमेशा कौन पहले होता है, आदमी, आदमी पहले जानवर बाद में, यानी एलिफेंट बाद में, पहले आदमी फिर एलिफेंट, बेसिक है। अब इसके कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, कुछ एक्सेप्शंस है, वो भी अभी सीखने हैं। तो सिंपल देखा, I पहले E बाद में, जैसे फील्ड है FIELD, फील्ड। जैसे अचीव है, क्या है अचीव, क्या आया I पहले E बाद में। यहां पर ही सिटीज था, सिटीज मैंने अभी देखा था, ये रहा, इसमें भी क्या आ रहा, I पहले E बाद में। तो ये हो गया बेसिक कंस्ट्रक्शन। ये जो स्लाइड है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपकी बुक में भी गिवन है, ये देखो, ये बुक आपकी जो है इसमें ये गिवन है अवतार में, और अवतार में आपको ये पेज नंबर
454 पे मिलेंगे और इसकी फ्री पीडीएफ भी गिवन है। 454 से लेकर ये जो है 460 तक है, 7 पेजेस है और इन 7 पेजेस में बहुत ही डिटेल से स्पेलिंग एरर के कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। अब आपको आगे स्पेलिंग्स रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आई आना चाहिए, ई आई। बच्चे बहुत बोलते हैं मैम इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी आई ई पहले आता है, कभी ई आई आता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो अचीव, अ फील्ड, एलियन, एम्बियंट, अ पीस, बारबी, बिलीव, डीजल, ये सारे वर्ड्स में क्या आया पहले? आई पहले ई बाद में, आई पहले ई बाद में, आई पहले थीफ, आई पहले ई बाद में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जब आई पहले ई बाद में, ठीक है, लेकिन जब ये वाला वर्ड सी हो जाता है, ये वाला लेटर क्या होता है? सी लेटर, ए बी सी डी आर लेटर्स। तो आई और ई के पहले वाला लेटर अगर सी है तो ये इंटरचेंज हो जाता है। सी आता है तो ये बोलता है कि अल्फाबेट का जो कंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो। सी पहले आया था, ई बाद में और फिर आई बाद में, क्योंकि अल्फाबेट्स में सी पहले आता है, देन ई आता है और फिर आई आता है। तो ये बोलता है कि नहीं, पहले में आ गया सी तो अब ये नॉर्मल सीक्वेंस चलेगा। तो ये होता है सी ई आई। जैसे सीलिंग, कंसीड, कंसीव, डिसीट, डिसीव, इनकंसीएबल, मिसकंसीव, परसीव, रिसीट, रिसीव, इन सभी में क्या है, जहां भी सी है तो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? सी ई आई। क्या रहेगा? सी ई आई। फिर एक्सेप्शन क्या है? जब साउंड, जैसे यहां पर साउंड क्या था? ब्रीफ, नीस, थीफ। अब यहां पर जब हम ले रहे हैं तो साउंड क्या है? 8, 18, 80, फेन। तो साउंड क्या है? ए। क्या है? ए। जब ए का साउंड आता, ए और ए वाई का साउंड आता है तब ऑर्डर ई आई हो जाता है। सारे कॉन्सेप्ट्स यहां दिए हैं। जैसे रेन, 8, 8 में ई पहले आई बाद में, फेन ई पहले आई बाद में, साउंड क्या है? ए। साउंड क्या है? ए। फ्रेंड, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहां पर गिवन है। नेक्स्ट क्या है? जब कंपैरेटिव की बात आती है तो आई पहले ई बाद में, फैंसियर, वुलियर, अर्लियर, राइट। ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी एग्जाम में प्रोटीन आया था, कौन सा एग्जाम था, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, MTS था या कोई एग्जाम, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर वाउल्स का साउंड कैसे हो? ई और आई। जैसे कैफीन, कोडीन, प्रोटीन, कैलिडोस्कोप, सेस्मिक। तो ये इन वर्ड्स में क्या आता है? ई पहले और आई बाद में, ठीक है। आप वो भी इतने अच्छे से विजिबल नहीं होंगे, लेकिन आप बुक में, पीडीएफ में पढ़ोगे तो बहुत इजीली आपको दिख भी जाएंगे, आपको क्लियरली समझ भी आ जाएगा। बहुत इजी वे में सारे कॉन्सेप्ट्स को लिखा है, सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आगे आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी है। और ये आपकी जो बुक है अवतार, ठीक है, अवतार में गिवन है। ये फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट्स दिस ईयर। रानी इस साल अपने रिजल्ट से बहुत ज्यादा अपसेट थी। तो यहां देखो सेंटेंस में रानी क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। अपसेट क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये हेल्पिंग वर्ब अलोन सेंटेंस हो गया। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। रानी वॉज अपसेट, क्लियर। रानी वॉज अपसेट विद हर रिजल्ट। रानी अपने रिजल्ट से अपसेट थी। तो यहां एक चीज देखो, यहां एडजेक्टिव है अपसेट। अब इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए यहां हमें एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है स्टूडेंट? एडवर्ब। कौन करता है? एडवर्ब। बहुत ज्यादा जब किसी चीज की इंटेंसिटी बतानी हो तो क्या यूज होता है? एक्सट्रीमली। एडवर्ब के रूप में क्या आता है? एक्सट्रीमली। एक्सट्रीम इज एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली क्या हो जाएगी? एडवर्ब। तो एक्सट्रीमली अपसेट, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, एक्सट्रीमली वेल, ठीक है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट।
तो जब हम किसी चीज की इंटेंसिटी हम ज्यादा बताना चाहें कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या आता है एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली अपसेट, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली हाई, ये इसके कोलोकेशंस हैं। क्लियर? सो राइट आंसर यहां क्या होगा, एक्सट्रीम को रिप्लेस करना होगा किससे, एक्सट्रीमली से। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ग्रामेटिकली एरर का ही क्वेश्चन है। लकीली आई मैनेज टू गेट अ रूम इन द कॉलेज हॉस्टल। लकीली मैं मैनेज कर पाया, एक रूम मिला मुझे कहाँ, कॉलेज हॉस्टल में। एंड आई मूव इन देयर, और मैं वहां मूव कर गया। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन है पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन की एप्लीकेशन क्या है, इस पे बेस्ड एरर कैसे आते हैं, ये सारा मैंने जम्बल्ड की बुक में बहुत डिटेल से एक लिस्ट भी दी है, बहुत डिटेल से समझाया है, वहां से जरूर पढ़े। यहां मैं आपको बता देती हूं, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जब किसी सेंटेंस में हम दो या दो से ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट आइडिया को डिस्कस करते हैं तो उनका फॉर्मेशन सेम होना चाहिए, उनका टेंस भी सेम होना चाहिए। जैसे यहां देखो, पहले उसने बोला कि मैं मैनेज कर पाया, यानी कि ये किस में था, पास्ट में। फिर यहां एंड से जुड़ा हुआ है, एंड किसको शो करता है, नेचुरल सीक्वेंस को, यानी एंड के पहले कौन सा टेंस है, पास्ट है, और एंड के बाद भी कौन सा आएगा, पास्ट। जैसे एंड के पहले आपने किसी चीज की विशेषता बताई है कि शी इज वाइज, मैंने बोला कि शी इज वाइज, वो बहुत बुद्धिमान है, एंड ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो जो कंस्ट्रक्शन है दोनों क्या हुए, पॉजिटिव हुए। तो नेचुरल सीक्वेंस होती है, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं होता है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए बट आता है। तो यहाँ पहले पास्ट आया है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, पास्ट टेंस का यूज होना चाहिए। और मूव को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, मूव्ड से। किससे करना होगा, मूव्ड, क्योंकि पहले पास्ट है कि उसको हॉस्टल में एक रूम मैनेज कर पाया, उसको मिल गया और वो वहां मूव कर गया। ठीक है, सेंटेंस बना, पहले पास्ट है तो यहां पर भी पास्ट आएगा। दूसरा, मूव इन या इनटू समथिंग एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कि अपने नए घर में नई जगह पर रहना स्टार्ट कर देना। टू स्टार्ट टू लिव इन योर न्यू हाउस, न्यू होम, न्यू प्लेस के लिए क्या आता है, मूव इन या मूव इनटू। क्लियर? तो ये फ्रेज भी यहाँ आप ध्यान से समझ लेंगे। फ्रेजेस पे बेस्ड अभी लेटेस्ट एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हमें फ्रेजेस को भी लर्न करना सीखना है, माइंड को तैयार करना है कि हमें फ्रेजेस भी आनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, यू लुक सो यंग, तुम बहुत यंग दिख रहे हो। व्हेन डिड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, आस्क रेखा टू हर नेबर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है पर बहुत बार बच्चे इसमें सिली मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, टेंस का क्वेश्चन है ये। डू, डज, डिड, डू, डज और डिड के साथ ऑलवेज वर्ब फर्स्ट आती है। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब फर्स्ट। SIS नहीं आएगा, ED नहीं आएगा। वर्ब की जो बेस फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है, वो ही यूज होती है डू, डज, डिड के साथ। ठीक है, डू कंप्लीट, डज कंप्लीट या डिड कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीटेड बच्चों को ज्यादा सही लगता है क्योंकि पास में वो वर्ब सेकंड पढ़ते हैं तो पढ़ने में सही लग जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि डिड आया है, डू आया है, डज आया है, तो ऑलवेज आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की बेस फॉर्म को रखना है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होगा। तो कंप्लीटेड को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, कंप्लीट से। कंप्लीटेड को रिप्लेस करना होगा कंप्लीट से। क्लियर? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका जो मैंने CPO का सेकंड पेपर करवाया था उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था। ये एडजेक्टिव एडवर्ब का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर बच्चे इसमें एरर भी करते हैं। ठीक है, उसमें वो रमेश का एग्जाम्पल था, टेस्ट का कुछ एग्जाम्पल था, आपको याद होगा सेकंड वाले में
शायद 35 या 36 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ देखो, नीम टेस्ट अ लिटल बिटरली बट इट इज वेरी यूजफुल। कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर भी बताया था, यहाँ पे समझेंगे। एडजेक्टिव को यूज करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली मीन्स नाउन के पहले, ठीक है। प्रीडिकेटिवली, प्रीडिकेटिवली मतलब वर्ब के बाद, सेंटेंस में बाद में, नाउन के पहले नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब आप एडजेक्टिव को प्रीडिकेटिवली यूज करते हैं, यानी आप नाउन के पहले यूज नहीं कर रहे हैं, जब आप उसको बाद में यूज कर रहे हैं, उस केस में एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही रहेगा, उसको एडवर्ब में चेंज ना करें, ठीक है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव रहेगा, उसको वर्ब में चेंज ना करें। जैसे देखो, माय मदर लुक्ड सैडली या सैड, क्या आएगा बताओ, ठीक है। द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली या द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली या स्वीट, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये स्वीट और सैड क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, जो विशेषता बता रहे हैं। मेरी मदर कैसी दिखाई दे रही थी, उदास दिखाई दे रही थी। मेरी मदर ने कैसे देखा, लुक्ड, लुक्ड को विशेषता, लुक्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। लेकिन यहाँ एडजेक्टिव वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ ये बताया जा रहा है जैसे कि जो फ्लावर्स हैं उनकी स्मेल कैसी है। फ्लावर्स की स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है। फ्लावर को स्मेल कैसे किया गया वो नहीं बोल रहा है, फ्लावर को स्वीटली स्मेल किया गया, ऐसे बोलना चाह रहे हैं क्या हम, नहीं। अगर हम बोलते हैं द फ्लावर स्मेल स्वीट लीव्स, स्मेल को मॉडिफाई कर रहा है स्वीटली कि स्वीट लीव्स को स्मेल कर रहे हैं, नहीं। हम बोलना चाह रहे हैं कि फ्लावर की स्वीट होती है स्मेल, राइट। तो क्या आएगा, एडजेक्टिव। सिमिलरली नीम को टेस्ट किया गया, नीम टेस्ट, नीम का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। तो कड़वा बताने के लिए हमें क्या चाहिए, बीटर। क्या चाहिए, बीटर। बीटर क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, नीम का स्वाद क्या होता है, कड़वा। तो ये लिंकिंग वर्ब के साथ में ये कई बार दिक्कत आती है यार, ये टेस्ट स्वीट इनके साथ में जो ये इस तरह की प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे इस तरह से कि एडजेक्टिव को जब भी प्रीडिकेटिवली यूज करेंगे तो एडजेक्टिव ही रहेगा, एडवर्ब नहीं बनेगा। और आपको एग्जाम में एडवर्ब बना के एरर दे देता है। क्लियर। नेक्स्ट, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर थ्रू हैंड डोर टू डोर। अपने हाथ से किसी चीज को डिलीवर करना, उसके लिए आता है बाय हैंड। थ्रू हैंड नहीं आएगा, बाय हैंड। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेम टू सेम। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। The village Sioni is located 113 kilometer away from the capital city of MP भोपाल। ठीक है, कि विलेज बता रहा है, सियोनी जो विलेज है वो 113 किलोमीटर दूर है एमपी की जो कैपिटल सिटी है भोपाल, उससे, भोपाल से 113 किलोमीटर दूर। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन देखो, एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट टू, बगल में। तो नेक्स्ट टू तो नहीं हुआ क्योंकि 113 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब देखो नियर तो बिल्कुल पास में हो गया, अप्रॉक्सीमेट भी पास में हो गया। तो ना तो नियर है और ना ही अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, अब प्रॉब्लम आ रही है कि अवे फ्रॉम में कोई दिक्कत है या फार फ्रॉम सही है। देखो दोनों ही दूरी को बता रहे हैं, दोनों ही दूरी को बताते हैं, लेकिन अवे फ्रॉम में किसी चीज को दूर ले जाने की बात होती है, लेकिन उसमें डिस्टेंस नहीं बताई जाती है, डिस्टेंस नहीं गिवन होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देखो, शी
pulled her dog away from the fence. फेंस तो समझते होंगे ना, जो तार जो बनाया जाता है किसी जगह को कवर करते हुए, तो उसने अपने डॉग को पुल किया, दूर लेकर गई वो, अवे फ्रॉम, ठीक है, अवे फ्रॉम द फेंस। तो क्या यहाँ फार फ्रॉम आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि फार फ्रॉम में डिस्टेंस गिवन होती है, अवे फ्रॉम में दूरी बताई जाती है, लेकिन वो डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूरी है, ये नहीं बताया जाता है। दूर लेकर गए, लेकिन वो रिगार्ड नहीं रहता है किसके साथ में, डिस्टेंस के साथ। फार फ्रॉम में डिस्टेंस गिवन होती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 113 जो यहाँ किलोमीटर है ये बता रहा है, ये हमें डिस्टेंस बता रहा है, और जब डिस्टेंस हमें गिवन होती है उस केस में हम फार फ्रॉम यूज करते हैं, अवे फ्रॉम नहीं यूज करते हैं। ध्यान रखना, फ्रॉम दोनों में कॉमन है, अवे और फार। फार हमें डिस्टेंस के लिए याद रखना है, और अवे का मतलब होता है सिर्फ दूर ले जाना। अवे का मतलब क्या है? दूर ले जाना, लेकिन कितना दूर ये बताता है फार। कितना दूर ये बताता है फार। क्लियर? नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छा क्लोज टेस्ट है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे, बैकवर्ड रीडिंग, फॉरवर्ड रीडिंग, उनको भी बताऊंगी। सबसे पहले आप पोज करके जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पोज करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, जो भी आपका आंसर है ऑनेस्टी के साथ में टिक करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और मेरे आंसर से मैच करेंगे। लर्निंग तभी होगी। ऐसे सिर्फ आप क्लासेस देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो और लेटे हुए हो, कुछ भी नोट डाउन नहीं कर रहे हो, तो ये कोई लर्निंग नहीं है, ये टाइम वेस्टिंग है। ये टोटली टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। आप एक बार बैठ के उसको अच्छे से करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, बाद में रिवाइज करना है तो आप 2x पे वीडियो चलाकर छोड़ दो और आप अपना काम करते रहो। आप लेटे रहो, आप खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, आप घूम रहे हो, ठीक है, घर जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो आप चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली बार में अच्छे से नोटबुक पेन लेकर बैठना है। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट एवरीवन लिव्स, हर इंसान जीता है, फिलिंग द ब्लैंक, सेलिंग समथिंग। मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है कि आपको सबसे पहले पूरे पैसेज को पढ़ना है। रीड द क्लोज टेस्ट या रीड द पैसेज केयरफुली। पहले आपको पूरे पैसेज को बिना किसी ऑप्शन को, आंसर को पुट किए हुए सिंपली पूरे पैसेज को पढ़ना है। समझ में आ गया? पूरे पैसेज को आपको पहले पढ़ना है। क्लियर है ये चीज? क्यों पढ़ना है? क्योंकि इससे आपको बहुत सारी हिंट मिलती है, बैकवर्ड रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग। बैकवर्ड रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग फ्री के मार्क्स होते हैं, जिसमें पैसेज के अंदर ही आंसर छुपा होता है, हमें बस उसको ढूंढना होता है। जैसे क्या होता है कि फॉरवर्ड रीडिंग समझेंगे, जैसे यहाँ तक हम पहुँचे तो हमें लगा कि वहाँ क्या आएगा, ये हिंट हमें यहाँ पहुँच के मिलती है। लेकिन अगर हम इसी लाइन को सोच के डिसाइड करना चाहते हैं तो बहुत बार गलत हो जाएगा, हमें आगे भी पढ़ना है। जैसे अभी हमने एक एक्सट्रीमली पढ़ा था, देखो इसका एग्जाम्पल भी मिल गया, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बताया था ना मैंने, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, है ना। ये देखो इस तरह से चीज़ों को है ना इंटरलिंक करने की, और एक खुशी आनी चाहिए मन में कि यार देखो ये मैंने पढ़ा था, वो यहाँ भी आ रहा है। अब समझो, ये मैंने कुछ यहाँ कोई आंसर नहीं पुट किया है, आगे चलो। व्हाट यू कैन फिलिंग द ब्लैंक फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज दैट टीचर लिव बाय सेलिंग। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, टीचर कैसे जीता है? अपने नॉलेज को सेल करके। फिलोसोफर लिव कैसे? बाय सेलिंग विजडम, विजडम को सेल करके। प्रीस्ट कैसे अर्न करता है? दे आर लिविंग बाय सेलिंग स्पिरिचुअल कंफर्ट। यहां से क्या समझ आया? फ्री के मार्क्स थे, बिल्कुल फ्री के मार्क्स। क्या? बाय सेलिंग, बाय सेलिंग, बाय सेलिंग, और यहां पर हमें दिया हुआ है सेलिंग और ऑप्शन में है बाय, है ना। कितना इजी है। तो यहाँ से हमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं, कॉन्फिडेंस आता है और एक जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी डेवलप होती है। तो देखो, बाय सेलिंग नॉलेज, बाय सेलिंग विजडम, बाय सेलिंग स्पिरिचुअल कंफर्ट। इट इज सेड दैट एवरीवन लिव्स बाय सेलिंग समथिंग।
सिंपल है ना। तो ये चीजें आपको स्मार्ट बनाती है, दूसरों से अलग बनाती है। जहां कोई दूसरा इन 4 ऑप्शंस पे सोच रहा है, टाइम दे रहा है, गलत कर रहा है, वहां आप चुटकियों में आंसर कर सकते हो बिल्कुल सही। ये है फॉरवर्ड रीडिंग, ठीक है। ये आगे पढ़ के पता चला, और कई बार पीछे से आंसर मिलता है तो हो जाती है बैकवर्ड रीडिंग। क्लोज टेस्ट की बुक में मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड रीडिंग को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ भी करवाया है, ठीक है। अब देखो, what you can filling the blank from this statement is that teachers live by selling knowledge, philosopher live by selling wisdom, and priest can earn their living by selling spiritual comfort। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट से क्या कर सकते हैं? अब ये पूछा रहा है यहाँ पर, what you can separate, सेपरेट मतलब अलग कर देना, बिल्कुल ये तो इररेलेवेंट हो गया, अलग करने की कोई बात ही नहीं हो रही है। चूज, बहुत सारी चीजें दी हो उसमें से किसी को चूज करना है, नहीं हो रही है ये भी बात। रिवाइव भी कंप्लीटली इररेलेवेंट है। रिवाइव का मतलब होता है, री मीन्स बैक, अगेन, वाइव मीन्स लाइफ, टू लिव अगेन, वापस लाइफ में आना, पुनर्जीवित होना, अपने आप को लिव करना, जिंदा वापस, जैसे बॉडी रिवाइव करती है, बीमार हो गए फिर वापस रिवाइव कर रही है, ठीक हो रही है, वापस उसी कंडीशन में आ रही है, वापस लाइफ में आ रही है, दैट इज रिवाइव। ठीक है, तो रिवाइव भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा डिराइव। डिराइव का आने का एक और रीजन है, यहां आया है फ्रॉम। क्या आया है? फ्रॉम। क्या होता है? डिराइव फ्रॉम समथिंग। क्या होता है मेरे बच्चे? डिराइव फ्रॉम समथिंग, किसी टू कम और डेवलप फ्रॉम समथिंग। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या डिराइव कर रहे हो? इस स्टेटमेंट से ये डिराइव कर रहे हो कि टीचर है वो अपने नॉलेज को सेल करके लिव करता है, फिलोसोफर अपने विजडम को सेल करता है, और प्रीस्ट जो है वो कैसे जीता है? अपने स्पिरिचुअल कंफर्ट को सेल करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोले द वर्ड पॉलिटिक्स, जो वर्ड है क्या? पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड, डिराइव हुआ है कहाँ से? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड है? आपकी अवतार में भी गिवन है, पोली, जिसका मीनिंग क्या होता है? सिटी, सिटीजन। ठीक है, वहां से क्या बना है? पॉलिटिक्स। तो ये किससे डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से। तो डिराइव के साथ में क्या यूज होता है स्टूडेंट? फ्रॉम। तो या फ्रॉम भी गिवन है। फिलिंग द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि पहले क्या वर्ड आया है और बाद में क्या वर्ड आया, उसी के अकॉर्डिंग आप उसके बीच वाला वर्ड पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, दो इट मे बी पॉसिबल to measure the value of material goods in terms of money, it is extremely difficult to filling the blank the true value of the services which people perform for us। ये बोल रहा है यद्यपि ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है कि हम मेजर कर पाए। मेजर, अब देखना मेजर से रिलेटेड ही वर्ड आगे आएगा। मेजर द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी? मटेरियल गुड्स की। जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हम मार्केट से खरीद रहे हैं तो उनके बदले हम जो पैसा दे रहे हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब पैसा है, मान लो कुर्सी है, टेबल है, मेज़ है, तो इस दुकान वाला कितने में दे रहा है, वो कितने में दे रहा है, तो हम उसको एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है ना, इस ब्रांड की इतने की मिलेगी, उसकी इतने की मिलेगी, राइट। लेकिन जो सर्विसेज लोग हमारे लिए परफॉर्म करते हैं, जो सर्विसेज हमारे लिए लोग परफॉर्म करते हैं, उनका अंदाज़ा लगाना, उनकी वैल्यू का पता करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अब वही है, अब सर्जन है, कोई फीस ले रहा है, वो एक नॉर्मल डॉक्टर है, उससे 10 टाइम्स ले रहा है, तो वो बहुत ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। जो सर्विस हमें मिल रही है उसके बदले क्या वो उसकी वैल्यू रहेगी, ट्रू वैल्यू क्या है उसकी। ठीक है, अब देखो एक्सटोर्ट होता है मतलब डरा धमका कर कुछ ले लेना, थ्रेट करके। तो टू एक्सटोर्ट द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू को एक्सटोर्ट नहीं कर सकते। मोक का मतलब इरेलेवेंट हो गया, मोक का मतलब मजाक उड़ाना, ये भी नहीं हो सकता।
इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंसील, छुपाना, ये भी उल्टा बोल रहा है, इरेलेवेंट। कंसील का मतलब हाइड करना, तो हम वैल्यू को हाइड करने की, कंसील करने की तो बात नहीं कर रहे, हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। मेजर करना, उसी के सिमिलर वर्ड आएगा क्या, एस्टिमेट। एस्टिमेट बिठाना कि क्या ट्रू वैल्यू होगी इस चीज की, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर टाइम्स, ऐसे बहुत सारे टाइम्स आते हैं, व्हेन वी वुड फिलिंग द ब्लैंक गिव एवरीथिंग वी पजेस टू सेव आवर लाइव्स। जैसे बहुत सारे ऐसे टाइम्स भी होते होंगे जब हम हमारी जान बचाने के लिए, हमारी लाइफ के लिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुशी खुशी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी किसी का बच्चा किडनैप हो जाए या कोई लुटेरे मिल जाए हमको, तो हम चाहते हैं कि हमारा सारा धन सब कुछ ले ले तू, ठीक है, लेकिन हमारी लाइफ, हमारे आसपास लोगों की लाइफ नहीं खराब, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, हम अपनी इच्छा से सब कुछ दे देते हैं, है ना। तो यहाँ देखो फिर आगे बोल रहा है, येट वी माइट ग्रज पेइंग अ सर्जन अ हाई फी फॉर ऑफरिंग अस प्रिसाइजली द सेम सर्विस, ठीक है। जबकि कई बार क्या होता है कि हमारे मन में एक एंगर की, ग्रज का मतलब होता है कि आपके मन में किसी के लिए डिसलाइक की, एंगर की फीलिंग है कि उसने आपके साथ में कुछ गलत किया है, ठीक है। तो उस ग्रज, आपके मन में ग्रज होता है कि यार इसने, सर्जन ने फीस बहुत ज़्यादा ले ली मेरे से, किसी भी परफॉर्मेंस की, आपने कोई भी छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ, घर में कुछ भी हुआ, तो आपको, उसने भी तो आपकी जान बचाई है ना, जान बचा रही है, वो लाइफ सेविंग है, वो लाइफ सेविंग है, फिर भी आपको लगता है कि आप फीस ज़्यादा ले ली। क्लियर। तो यहाँ देखो, देयर आर टाइम्स व्हेन वी वुड परफेक्टली गिव, परफेक्टली किसी को देना, हम दे रहे हैं, ठीक है, और परफेक्टली दे रहे हैं, टोटली इरेलेवेंट है। थॉटफुली देना, थॉटफुली मतलब विचारों में देना, विचारों में देने की तो कोई थॉटफुल होता है जो अपने विचारों में रहता है, सीरियस मोड में सोचता रहता है, तो ये भी नहीं होगा। थोरोली आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, अभी थोरोली का मतलब कंप्लीटली, थोरोली, पूरा उस तरह से, बट सेंटेंस का भाव क्या है, सेंटेंस का भाव है कि हम अपनी इच्छा से सब कुछ दे देते हैं जब हमारी जिंदगी की बात आती है, तो क्या आएगा, विलिंगली। क्या आता है, विलिंगली का मतलब जब हम कोई चीज़ अपनी इच्छा से कर रहे हैं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी हेजिटेट हुए, अपने मन से दे रहे हैं उसको कि ले ले भाई तू हमारी जिंदगी छोड़ दे, ठीक है। नेक्स्ट, द फिलिंग द ब्लैंक ऑफ सोसाइटी आर सच दैट स्किल्स हैव टू बी पेड फॉर इन द सेम वे दैट गुड्स आर पेड फॉर एट अ शॉप। सेंटेंस अब कंक्लूड कर रहा है, पैराग्राफ अब कंक्लूड करके ये बोलना चाह रहा है कि ये वही तरीका है, ये जो पैटर्न है हमारी सोसाइटी का, जो कंडीशन है वो क्या है कि सर्विसेज को भी, सर्विसेज जैसे हम दुकान से जाकर सामान लाते हैं, गुड्स का जिस तरह पे करते हैं, वैसे ही हमें सर्विस का पे करते हैं। क्लियर, पे करना पड़ेगा, सर्विस हो चाहे गुड्स हो, पे करना होगा, ठीक है। तो बोल रहा है द ऑब्स्टेकल्स ऑफ सोसाइटी, ऑब्स्टेकल्स क्या होती है, रुकावट, हिंड्रेंस। तो ये सोसाइटी की हिंड्रेंस है, नहीं है, इरेलेवेंट है। इंटरफेरेंस है, सोसाइटी का इस केस में कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं, इंटरफेरेंस, हाँ, कनेक्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, कनेक्शन किसी दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना, जोड़ना है, लेकिन जब किसी दो चीज़ें किसी कंडीशन से एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि मैं तुझे सर्विस दूंगा तो मुझे पैसा देगा, मैं तुझे गुड्स दूंगा तो मुझे पैसा देगा, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, ये कनेक्शन नहीं है, ये क्या है, कंडीशन है, किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो क्या आएगा, कंडीशंस। क्लियर है स्टूडेंट्स, मज़ा आया। अब करते हैं पैसेज। पैसेज को आपको पहले पूरा पढ़ना है। ये पैसेज आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, साइज़ में नो डाउट ये बहुत बड़ा भी है, लेकिन पढ़ने में बहुत इजी है, मतलब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत ही इजी पैसेज है, ठीक है। ये देखो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। एज अ सोसाइटी वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। एज ए सोसाइटी हम बहुत ही आगे आ चुके हैं, कहाँ पे, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में। वी हैव इरेडिकेटेड डिजीज़, इरेडिकेट मतलब रिमूव करना, जड़ से हटा देना। हमने बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हमने पूरी तरह से हटा दिया। हमने स्पेस को एक्सप्लोर किया,
ठीक है, जैसे मून पे जाना है, स्पेस में कहाँ क्या है, ये हमारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। एंड क्रिएटेड टेक्नोलॉजिकल वंडर्स दैट वर वंस थॉट इम्पॉसिबल, और बहुत सारे हमने टेक्नोलॉजिकल वंडर्स भी किए हैं जो पहले इम्पॉसिबल दिखते थे। यट, लेकिन ये बोल रहे कॉन्ट्राडिक्शन है, देयर इज स्टिल वन इशू, लेकिन एक इशू है, दैट कंटिन्यूज टू, कंटिन्यूज के लिए टू आता है, प्लेग अस स्टूपिडिटी। प्लेग का मतलब होता है ट्रबल, परेशानी। प्लेग एक बीमारी भी थी जो बहुत जल्दी फैली थी। वर्ब के केस में ट्रबल करना, परेशान करना। तो एक इश्यू जो कंटिन्यू प्ले कर रहा है हमें, वो क्या है? स्टूपिडिटी। ठीक है, अब आप सोचोगे ये क्या इशू हुआ, इसका टोन ही ऐसा है, हंसाने वाला, सार्कास्टिक वे में, व्यंग्यात्मक वे में। यस, स्टूपिडिटी, हाँ स्टूपिडिटी, द थिंग दैट सीम्स टू बी कंटाजियस, एक चीज जो कि क्या है? संक्रामक है। कंटाजियस क्या होती है? ऐसी बीमारी, ऐसी चीज जो एक से दूसरे में फैलती है। जैसे जुखाम है, कोल्ड है, एक को हुआ दूसरे को हो रहा है। कोविड था, कोरोना, एक को हुआ फैल रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक से दूसरे में फैल जाती है, वो क्या होती है? कंटाजियस। एंड हैज बीन स्प्रेडिंग फास्टर देन द कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड है ना, उससे भी ज्यादा ये एक से दूसरे, मतलब एक इंसान स्टूपिडिटी कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, चौथा भी कर रहा है, तो ये बोलना चाह रहा है। इट इज एवरीवेयर यू लुक, ये हर जगह जहां भी तुम देखो, सोशल मीडिया में, पॉलिटिक्स में, वर्क प्लेस में, तुम इसको एस्केप नहीं कर सकते। It is as if we have all collectively, ये ऐसा है कि हमने सबने कलेक्टिवली मिलकर ये डिसाइड कर लिया है कि इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस आर नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया, ये सिर्फ सार्केस्टिक वे में, व्यंग्यात्मक तरीके से बोल रहा है कि ये ऐसा है मानो कि सबने डिसाइड कर लिया हो कि इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। Why bother using your brain? अपने ब्रेन को यूज करने के लिए क्यों बॉदर होना, जब when you can just rely on your gut feeling and conspiracy theory, जब आप सिंपली आप रिलाय कर सकते हो। रिलाय मतलब डिपेंड होना, भरोसा करना, रिलाय ऑन या रिलाय अपॉन होता है। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, गट फीलिंग हुई, तो फिर क्यों अपना दिमाग लगाना। ठीक है, टेक पॉलिटिक्स फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। इट इज यूज टू बी दैट पॉलिटिशियंस वर एक्सपेक्टेड टू बी नॉलेजेबल एंड वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द इश्यूज दैट दे वर डीलिंग विथ। ये मतलब होता था, ऐसा एक्सपेक्ट करते थे कि पॉलिटिशियन है वो नॉलेजेबल होंगे, तभी वो सही डिसीजन ले सकते हैं, सही तरीके से क्या पब्लिक वेलफेयर में चीज़ें वो कर सकते हैं। ठीक है, वेल इन्फॉर्म्ड, लेकिन जिस चीज़ से वो डील कर रहे हैं उसके लिए वेल इन्फॉर्म्ड, बट क्या हो रहा है? ये सीन हो रहा है कि दैट ऑल यू नीड इज अ कैची स्लोगन। लेकिन पॉलिटिक्स में भी क्या है, ऐसा लगता है कि ये बन गया है कि बस आपको एक कैची स्लोगन चाहिए और सम एम्प्टी प्रॉमिस, कुछ झूठे वादे करने हैं टू विन एन इलेक्शन। ठीक है, ऑथर ये बोल रहा है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में कि पॉलिटिशियंस जो है वो नॉलेजेबल, वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए थे इश्यूज़ के बारे में, लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि आपको बस एक कैची स्लोगन चाहिए और कुछ झूठे वादे चाहिए चुनाव जीतने के लिए। एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन सोशल मीडिया। अब ये बोल रहा है कि भैया मैं सोशल मीडिया पे तो स्टार्ट मत ही करो मुझे, क्यों? इट इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर स्टूपिडिटी। ये मतलब स्टूपिडिटी को बढ़ाने वाला ग्राउंड है। ठीक है, पीपल विल बिलीव एनीथिंग दे रीड एज लॉन्ग एज इट कन्फर्म्स देयर प्री कंसीव्ड बायसेस। लोग जो भी पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, जो उनके पहले से जो चीज़ें वो बायसनेस कोई चीज़ दिमाग में होती है, उसको वहाँ उससे रिलेटेड कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसको मान लेते हैं। ठीक है, एंड डोंट इवन थिंक अबाउट ट्राइंग टू प्रेजेंट देम विद एक्चुअल फैक्ट्स एंड एविडेंस। मतलब एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, एविडेंस क्या है, उस पर तो कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। But it is not just individual who are to blame for this epidemic of stupidity. लेकिन कोई एक इंडिविजुअल नहीं है जिसको ब्लेम किया जाए इस स्टूपिडिटी की महामारी के लिए। ठीक है, इसका टोन ऐसा है, मतलब ह्यूमर दे रहा है, ह्यूमर, हंसाते हुए, एग्जेजरेट करते हुए ये समझा रहा है।
आर एजुकेशन सिस्टम इज फेलिंग अस एज वेल, एजुकेशन सिस्टम भी हमें फेल कर रहा है। कैसे? वी आर नहीं, एजुकेशन सिस्टम भी फेल हो रहा है, फेलिंग अस एज वेल। वी आर टीचिंग आवर किड्स, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं हाउ टू पास टेस्ट। हाँ, बस एग्जाम में पास हो जा, एग्जाम में मार्क्स ले आए नहीं आए, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, डजंट मैटर, बस ये फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक आनी चाहिए, क्लास में टॉप करना चाहिए, टेस्ट पास होना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हाउ टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब उसको क्रिटिकली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, वो सारी चीज़ें नहीं सिखाते हम। इट इज़ नो वंडर वी हैव अ जनरेशन ऑफ एडल्ट्स हु कांट इवन फाइंड देयर वे अराउंड अ बेसिक मैथ प्रॉब्लम। तो बहुत सरप्राइज की बात है। ऑफ कोर्स देयर आर सम हु वुड आर्ग्यू दैट स्टुपिडिटी इज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। अरे कुछ ऐसे भी हैं जो ये आर्ग्यू कहते हैं कि स्टुपिडिटी एक अलग तरीका है सोचने का, that it is a valid perspective that deserve to be respected valid perspective जिसको deserve करना है, उसको respect मिलनी चाहिए। to those people I say this, if you want to be stupid, उन लोगों के लिए बोलना चाह रहा है कि अगर तुम stupid बने रहना चाहते हो, go ahead, बिल्कुल बने रहो, just don't expect the rest of us to respect your opinions। हमसे एक्सपेक्ट मत करो कि हम तुम्हारी ओपिनियन की रेस्पेक्ट करेंगे। when they are based on nothing, जो कि वो जो आपकी ओपिनियन है वो किसी चीज़ पे बेस्ड नहीं है, nothing, बट किस पे है, इग्नोरेंस, अज्ञानता पे और मिस इन्फॉर्मेशन पे। इग्नोरेंस जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं हो, मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास में गलत जानकारी हो। नेक्स्ट, इट इज़ टाइम फॉर अस टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट स्टुपिडिटी। अब ये टाइम आ गया है, ठीक है, कि हम स्टुपिडिटी के अगेंस्ट कोई स्टैंड ले। We need to start valuing intelligence and critical thinking again। हमें ज़रूरत है कि हम इंटेलिजेंसी और क्रिटिकल थिंकिंग के को वापस वैल्यू दें। We need to hold our leaders accountable for their action and demand that they be knowledgeable and well informed। हमें इस चीज़ को ज़रूरत है कि हम होल्ड करें कि हमारे लीडर्स हैं वो अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो उनके एक्शन के लिए, और डिमांड करें कि वो नॉलेजेबल हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो। We need to teach our children how to think। ठीक है, हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि सोचना कैसे है, नॉट जस्ट हाउ टू मेमोराइज, बस रटना नहीं सिखाना है उनको, उनकी सोचना कैसे है वो सिखाना है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में क्या सोचना है, क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें आपके पास फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर आप इवेलुएट कर रहे हो, वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। इट वोंट बी ईजी बट इट इज़ अ फाइट वर्थ फाइटिंग। ये आसान नहीं है लेकिन ये फाइट है और इसको लड़ना वर्थ है। बिकॉज इफ वी डोंट, अगर हम नहीं करेंगे, वी विल स्टक इन अ वर्ल्ड वेयर स्टुपिडिटी रेन्स सुप्रीम। तो हम ऐसे दुनिया में फंस जाएंगे जहाँ पर स्टुपिडिटी तो सुप्रीम हो गई है, एंड देयर इज नो टेलिंग व्हाट काइंड ऑफ डैमेज दैट कुड डू। और आपको मतलब अंदाजा भी नहीं है कि किस तरह का डैमेज हो सकता है। सो लेट्स ऑल डू आवर पार्ट। सभी अपना अपना पार्ट करते हैं एंड स्टार्ट यूजिंग आवर ब्रेन्स अगेन, और हमारे दिमाग को यूज करना स्टार्ट करते हैं। इट इज टाइम टू पुट एन एंड टू द एपिडेमिक ऑफ स्टुपिडिटी वंस एंड फॉर ऑल, कि ये जो महामारी है स्टुपिडिटी की, इसको खत्म करने का टाइम है। हाँ, अब क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हैज बीन यूज्ड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज टू कन्वे द मैसेज। मतलब उसने जो मैसेज हमें कन्वे किया, उसका जो पैटर्न था, जो तरीका था, वो क्या था। यहाँ देखो, एग्जाम्पल दिए उसने, कहानी चुटकुला सुनाया, नहीं सुनाया, आउट ऑफ पैसेज। फैक्चुअल फैक्ट दिए उसने, कोई डेटा दिया कि इतने सारे लोग ऐसे करते हैं, ये इतने परसेंटेज ये है, इतना कोई डेटा था, कोई फैक्ट थे, नहीं थे, ये भी आउट ऑफ पैसेज है। क्रोनोलॉजिकल कोई टाइम का भी कोई ऑर्डर नहीं दिया। पैरोडी एंड मिमिक्री, नकल की है किसी की, नकल नहीं, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ह्यूमर एंड एग्जेजरेशन। क्या होगा, ह्यूमर एंड ह्यूमर मतलब उसने बहुत बार ऐसी बातें करके हमें हंसाया है, और स्टुपिडिटी को बहुत एग्जेजरेट, बढ़ा चढ़ा कर हमें समझाया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द इश्यू ऑफ स्टुपिडिटी इन सोसाइटी। सॉल्यूशन क्या है किसका, जो सोसाइटी में स्टुपिडिटी है उसका सॉल्यूशन।
पहला है embracing ignorance and misinformation। उसने क्या ये सॉल्यूशन बताया कि स्टूपिडिटी तब सही हो सकती है जब हम मिस इन्फॉर्मेशन को अपना ले, इग्नोरेंस को अपना ले। फैक्चुअली रोंग, मतलब उसने तो ये बिल्कुल भी नहीं बोला, उसका उल्टा बोल रहा है ये। समझ में आया? टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू पास टेस्ट, बल्कि इसने उल्टा बोला कि अगर बच्चों को सिर्फ टेस्ट पास करना सिखाओगे तो स्टूपिड ही बनेंगे, तो ये भी फैक्चुअली रॉन्ग। सॉल्यूशन पूछ रहा है, ये तो प्रॉब्लम हो रही है स्टूपिडिटी से। इलेक्टिंग पॉलिटिशियन विथ कैची स्लोगन, इसको भी उसने क्रिटिसाइज किया है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये भी फैक्चुअली रॉन्ग है। फैक्चुअली रॉन्ग क्या होता है? पैसेज में जो दिया हुआ है उस फैक्ट दिया हुआ है कि ऐसा स्टूपिडिटी फैल रही है कि कैची स्लोगन चाहिए, ठीक है, और इलेक्शन जीतने के लिए झूठे वादे चाहिए, है ना। पर ये बोल रहा है सॉल्यूशन क्या है स्टूपिडिटी के इशू को सॉल्व करने का। सॉल्यूशन है डी, एनकरेज करना क्रिटिकल थिंकिंग को एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आप अपना दिमाग यूज करें। क्रिटिकल थिंकिंग होती है फैक्ट्स, एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशन आपके पास हो, आप उनको इवैल्यूएट करें, फिर समझे क्या सही है क्या गलत है, कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो चाहता है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? देखो, जॉयफुल तो होता है लाइवली, फ्रेंडली, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। सीरियस मतलब गंभीर, जो बहुत सीरियस मुद्दे की बात कर रहा है, नहीं। मिलैंकॉलिक होता है वेरी सैडनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ इलनेस की वजह से, जो बीमारी की वजह से जो डिप्रेस्ड सैड रहने लग जाता है, वो मिलैंकॉली है। राइट आंसर होगा सार्कास्टिक। सार्कास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक, तो इसने पूरे पैसेज में व्यंग्यात्मक तरीके से ही बात की है। वो टोन था, वो क्या था? सार्कास्टिक। Next, according to the author of the passage, who among the following is not responsible for the spread of stupidity? कौन ऐसा है जो स्टूपिडिटी को नहीं फैला रहा? नॉट पे ध्यान देंगे, ठीक है। पॉलिटिशियन फैला रहे हैं, बिल्कुल सही है। एजुकेशन सिस्टम से भी फैल रहा है, इंडिविजुअल से भी फैल रहा है। कौन नहीं फैला रहा? चिल्ड्रन नहीं फैला रहे बेचारे। राइट आंसर क्या होगा? चिल्ड्रन। उसने कहीं नहीं कहा कि चिल्ड्रन फैला रहे हैं। चिल्ड्रन को हम बोल रहे हैं कि ऐसे टेस्ट पास करो, ऐसे ये करो, ठीक है, लेकिन वो नहीं फैला रहे हैं स्टूपिडिटी। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? अब देखो, इवल्स ऑफ सोशल मीडिया, इसने सोशल मीडिया की बात की है, थोड़ी सी बात की है, ठीक है, लेकिन क्या ये पैसेज सोशल मीडिया के लिए बना है? नहीं। क्या हो गया? टू शॉर्ट। क्या है? टू शॉर्ट। अभी बोल रहे हैं द बेनिफिट्स ऑफ स्टूपिडिटी। क्या इसने स्टूपिडिटी के बेनिफिट्स की बात की है? कुछ वे में बताया है कुछ लोगों का, लेकिन क्या ये पैसेज ये स्टार्ट हुआ है कि बेनिफिट्स, ये बेनिफिट है, आप स्टूपिड रहो, इससे ये हो जाएगा, तो फैक्चुअली रॉन्ग हो गया ये, ठीक है। जॉय ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस, जॉय ऑफ लिविंग बताया कुछ लोगों के लिए इग्नोरेंस में, लेकिन क्या ये पैसेज उसी इग्नोरेंस की तरफ था? नहीं, ये भी टू शॉर्ट है, थोड़ी बहुत बात हुई है, ठीक है। राइट आंसर है द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। पूरे पैसेज में उसने पहले स्टूपिडिटी को क्रिटिसाइज करते हुए, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट को बताते हुए ये बताया है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग को वैल्यू देना चाहिए, हमारे दिमाग को यूज़ करके चीज़ों को हैंडल करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। ये पूरा पैसेज था। पैसेज बड़ा ज़रूर था, लेकिन वैसे बहुत ईजी पैसेज था, ठीक है। यहाँ पर अपनी ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये हमारी बुक्स हैं जो आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो ये ज़रूर पढ़ें आप, ठीक। जिस तरह से मैं पैसेज करवा रही हूँ उसी पैसेज के पैटर्न पे मैंने इन तीनों बुक्स में जम्बल्ड क्लोज टेस्ट पैसेज को बहुत डिटेल से, और प्रीवियस ईयर के जो पैसेज जम्बल्ड क्लोज टेस्ट हैं उनको बहुत डिटेल से सॉल्व करवाया है। और इनकी फ्री पीडीएफ जो है वो आपके नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से भी ज़रूर डाउनलोड करें, इम्प्रूवमेंट करें और इस साल सिलेक्शन लें। थैंक यू।